देखो बच्चों, हिंदी में हम लोग आज पढ़ेंगे उपसर्ग। ठीक, उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको संधि विच्छेद पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप ये समझ लेते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले हम आपको बताते हैं कि जब आप शब्द रचना आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा कुछ यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द क्या होते हैं, तो अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे संधि विच्छेद पढ़ाया था, तो वो वास्तव में यौगिक शब्द था। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जैसे दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके बन जाते हैं। बात समझ रहे हो, मतलब उसमें जोड़ना होता है कुछ ना कुछ, दो या दो से अधिक शब्दों को वहाँ पर जोड़ना होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखो, अगर यौगिक शब्दों की बात करेंगे तो हमारा इसमें सबसे पहले आता है, हमने आपको संधि विच्छेद पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? संधि विच्छेद पढ़ाया था कि नहीं? संधि विच्छेद पूरा हमने आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको। ठीक, सारे प्रकार के संधि विच्छेद समझा दिए थे। संधि विच्छेद में इसमें क्या था, मेन रूप से द्विसार्थक शब्द होते थे, और उन्हीं सार्थक शब्द में एक पहला सार्थक शब्द, एक दूसरा सार्थक शब्द। तो पहले सार्थक शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले सार्थक शब्द का प्रारंभिक वर्ण मिल करके एक नए प्रकार का विकार उत्पन्न कर देता था, और यही संधि कहलाती थी। तो इसमें था क्या, एक तरीके से जोड़ना ही तो था। बात समझ पा रहे हैं। इसके अलावा आज जो हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग, उपसर्ग में भी क्या होगा, इसमें देखो एक मूल शब्द रहेगा। क्या रहेगा? एक मूल शब्द रहेगा, और मूल शब्द के आगे एक छोटा सा कोई शब्द, मूल शब्द रहेगा, और मूल शब्द के आगे एक छोटा सा कोई या कुछ शब्द वहाँ पे जोड़ दिए जाते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? आगे जोड़ा जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आगे इसमें भी तो कुछ जोड़ने का काम हो रहा है। तो उपसर्ग जो है ये भी तुम्हारे यौगिक शब्दों के रूप में आते हैं। किसमें आते हैं? यौगिक शब्दों के रूप में आते हैं। उपसर्ग के बाद एक और होता है प्रत्यय। क्या आता है? प्रत्यय। प्रत्यय में क्या होता है, मूल शब्द जो है उसमें पीछे से कोई शब्द जोड़ा जाता है, या ठीक है, या फिर अच्छा जोड़ा होता है, उसका खास कोई अर्थ होता है, तो पीछे से जोड़ा जाता है, तो वे होते हैं प्रत्यय। क्या होते हैं? प्रत्यय। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर। और इसके बाद एक और होता है समास। क्या होता है? समास। ठीक, तो ये सब बारी बारी से हम पढ़ाएंगे। तो ये जो चारों पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों जो भाग दिखाई दे रहे हैं, ये यौगिक शब्दों के उदाहरण हैं। किसके हैं ये? यौगिक शब्द। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो यौगिक शब्द में कुछ नहीं, आप बस इतना याद रखिए कि इसमें जोड़ना होता है दो या दो से अधिक शब्दों को। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? पहले हमने आपको संधि विच्छेद पूरा पढ़ा दिया, आज हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग। तो मेन हमारा टॉपिक क्या है? उपसर्ग। और ये सारा जो मेन पोर्शन है ये किसका है? यौगिक शब्दों का। शब्द रचना जब पढ़ाई जाती है तो उसमें आपको बताया जाता है कि ये यौगिक शब्द के ही भाग है। किसके हैं ये? यौगिक शब्दों के ये पार्ट है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यौगिक शब्द का मतलब आप केवल यही समझ लीजिए कि इसमें जो है दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है। इसमें भी जोड़ने का काम है, इसमें भी जोड़ने का काम है, इसमें भी जोड़ने का काम है। इसमें कैसे भी जोड़ देंगे दो सार्थक शब्दों को। इसमें एक मूल शब्द में आगे से जोड़ा जाता है, इसमें मूल शब्द में पीछे जोड़ा जाता है, और समास को भी आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर। तो ये टोटल कितने हैं यौगिक शब्द? यौगिक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। उसी के उदाहरण है। ठीक, तो शब्द रचना के आधार पर जब डिटेल में हम सब आपको पढ़ा देंगे, तब शब्द रचना में आधार पर हम उसको बता देंगे। तो आज मेन हमारा टॉपिक है उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होता है, देखिए इसको समझ लेते हैं। तो उपसर्ग का यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये उपसर्ग जो है ये उप और सर्ग से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना हुआ है? उप और सर्ग। किससे मिलकर के बना है? उप और सर्ग को जोड़ने से क्या बना? उपसर्ग। तो उप का अर्थ होता है, उप जो है इसका अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। उप का अर्थ यहाँ पे क्या निकलता है? समीप। समीप मतलब पास। और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, निर्माण करना, बनाना। ठीक, बात समझ पा रहे कि नहीं? हमने क्या बताया? उप का अर्थ क्या होता है? समीप। और सर्ग का अर्थ क्या होता है? बनाना, निर्माण करना, सृष्टि करना। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग एक ऐसा कह सकते हैं शब्द है या अक्षर है, जो भी हो सकता है। अक्षर भी हो सकता है, शब्द भी हो सकता है। ठीक है, तो उपसर्ग एक ऐसा शब्द या अक्षर है जो किसी मूल शब्द के पास समीप आकर के जुड़ जाएगा, मिल जाएगा, और मिलने के बाद एक नया शब्द का निर्माण कर देता है। बात समझ पा रहे कि नहीं? क्लियर। हमने क्या बताया? उपसर्ग क्या है, इसका अर्थ है, देख लो अर्थ क्या है इसका। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना और बनाना। तो उपसर्ग क्या है? ठीक है, उपसर्ग क्या है? ये मूल शब्द के पास समीप आता है और आ करके एक नए प्रकार के शब्द का निर्माण कर देता है। बात समझ पा रहे कि नहीं? और हमेशा ये जो उपसर्ग है, जो मूल शब्द है उसके पहले जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? पहले। बात समझ पा रहे कि नहीं? इसलिए अंग्रेजी में इसको प्रेफिक्स कहते हैं। प्रा मतलब पहले, प्रेफिक्स। तो पहले जो शब्द, पहले जो आकर के शब्द जुड़े आकर के वो क्या हो जाएंगे? प्रेफिक्स। क्या हो जाएंगे? समझ रहे हो कि नहीं? इसकी परिभाषा देखो क्या लिखा हुआ है, देखो, वे शब्द जो किसी सार्थक शब्द को ही हम मूल शब्द कहेंगे। ठीक, तो वे शब्द जो किसी सार्थक शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, बात समझ रहे हो, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे अगर हम आपको एक उदाहरण दें, जैसे एक शब्द है हार। ठीक, हार। तो हार का कई अर्थ निकला था। एक महिलाएं जो हार पहनती हैं वो हार होती, एक आदमी हार गया, किसी गेम वगैरह में हार गया, तो वो भी तो हार है कि नहीं? तो हार के कई अर्थ हैं। तो ये मूल शब्द है,
कौन है? मूल शब्द। अब अगर एक है आगे हम एक शब्द लावन, एक उपसर्ग लावन, क्या लावन? उपसर्ग। अब आगे जस्ट इन पर जोड़ देना के प्रहार, जोड़ दिन कि नहीं? अब पूरा अर्थ बदल गया, प्रहार। तो चाहे हार का अर्थ कुछ भी रहा हो, आप जो भी समझोगे, जो महिलाएं पहनती हैं वो वाला हार समझ लो, या फिर कोनो गेम में किसी टीम की हार हो गई वो समझ लो, जो भी समझना है। लेकिन जैसे ही प्रा शब्द हमने जोड़ दिया तो प्रा क्या है? उपसर्ग। क्या है वो? उपसर्ग। जैसे ही ये मूल शब्द हार में जुड़ा तो इसका अर्थ है बदल जाएगा, प्रहार। प्रहार मतलब मारना, प्रहार का मतलब ऐसे तो होता है मारना, अर्थ है बदल गया पूरा, इसका बिल्कुल अलग अर्थ हो गया कि नहीं? ना हार से मतलब रहा, ना वो वाली हार से मतलब रहा, समझ रहे हो ना? तो इसका अर्थ प्रहार बिल्कुल बदल गया। तो हमने क्या बताया? जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं? किसी भी, देखो एक समीप आओ रहा है कि नहीं, प्रा उपसर्ग, उप मतलब ये देखो समीप आओ, समीप आकर के क्या करेगा? सृष्टि कर रहा हो, निर्माण कर रहा हो एक नए शब्द का, करिए इसका निर्माण। तो नए शब्द का निर्माण करिए, और पूरी तरीके से अर्थ भी बदल गया। बात समझ पाए? तो उपसर्ग क्या समझ में आया कि नहीं? उपसर्ग वे शब्द, वे सार्थक, वे शब्द होते हैं जो किसी सार्थक शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर? ठीक। और कभी कभी जरूरी नहीं है कि अर्थ में परिवर्तन कर देगा, कभी कभी वही अर्थ बना रहे, और कभी कभी उसका विपरीत अर्थ हो सकता है, कभी कभी ऐसा अर्थ हो जाएगा, कोनो मतलब है नहीं, वो आगे आपको बताएंगे। ठीक। तो देखो यहाँ पर हमने आपको बता दिया, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? उपसर्ग के बारे में समझ में आया? आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना क्या कहलाता है? उपसर्ग। तो उपसर्ग यही काम तो करता है, एक मूल शब्द के आगे आगा और जुड़ेगा, और जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण कर देता है। जैसे, और यहाँ पर देखो जो ये पहले आगे आएगा इसी को हमने कह दिया शब्दांश। जैसे यहाँ प्रहार हमने आपको बताया है, तो ये शब्द जो पूरा था इसका ये शब्दांश हो जाएगा, और ये वाला हार जो है ये मूल शब्द हो जाएगा, और जो नया बन जाएगा पूरा प्रहार, ये क्या हो जाएगा? नया शब्द। बात समझ पाए? आगे देखिए, इसमें कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। अब इन उदाहरणों के साथ हम लोग थोड़ा वो समझते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है, ये मूल शब्द है जय। तो जय का मतलब, कोनो आदमी जीत रहा हो तो वही की तो जयकार लगाइयो, है पता है किसकी जयकार किसकी लगाते हैं? उसी की जो जीतने वाला होगा उसी की जयकार लगाएंगे नहीं। ठीक। और यहाँ पर अगर हमने लगा दिया परा शब्द, क्या लगा दिया? परा। आगे उपसर्ग हमने परा जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? जय का अर्थ आप लोग समझते हो, ये जीतने वाला, जो भी जीतने वाला होगा। जैसे भगवान की जय लगाते हैं, जय यानी ये हमेशा जीतेंगे, कहते हैं काली मैया की जय, हैं भोले बाबा की जय, तो मतलब ये इतने पावरफुल है कि हमेशा जीतेंगे, हैं भारत माता की जय, तो भारत तो हमेशा जीतता है। ठीक है। तो जय जयकार लगा रहा है, इसका एक पॉजिटिव अर्थ है जय का। लेकिन जैसे उसके आगे हमने परा शब्द लगा दिया, अब परा क्या है? एक उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। तो परा शब्द जैसे लगा दिया जुड़ करके एक नया शब्द बन गया पराजय। क्या बन गया? पराजय। अब पराजय का अर्थ पूरा बदल गया कि नहीं? जय का विपरीत, पराजय माने हार, पराजय माने क्या होता है? अर्थ बदल गया कि नहीं? तो उपसर्ग देखो जैसे ही जुड़ा तो जुड़ने के साथ जो मूल शब्द था उसके अर्थ को ही विपरीत कर दिया, यानी विलोम शब्द के रूप में चेंज हो गया। जय का पराजय विलोम शब्द हो गया कि नहीं? उल्टा हो गया। आगे देखिए, ये देखिए भिन्न। तो भिन्न का मतलब तो सब लोग जानते हो, भिन्न का मतलब हमके आदमी वो भिन्न है हमसे, तो मतलब हमारे जैसा नहीं है, अलग अलग तरह का हमसे। बात समझ रहे कि नहीं? कोई भी भिन्न भिन्न चीजें हैं, मतलब अलग अलग चीजें। भिन्न का मतलब यही तो होता है। अब भिन्न के आगे वी लगा दो तो बन जाएगा विभिन्न। अब विभिन्नों के तो अर्थ वही होती है, विभिन्न। हम कहते ना आदमी भिन्न है, विभिन्न है, एक ही चीज तो है दोनों। तो यू का बनेगा, अर्थ में कोई चेंजेस आया नहीं आया, तो यू बनेगा पर्यायवाची, बनेगा कि नहीं? बात समझ पे आ रही है कि नहीं? तो यू बनेगा पर्यायवाची। तो ये भी देखो ये मूल शब्द रहा है, और मूल शब्द के आगे जुड़ा वी उपसर्ग, और जुड़ने से जो नया शब्द बना है उसका अर्थ चेंज नहीं हुआ, अर्थ लगभग सेम ही रहा। तो अर्थात हम उपसर्ग की सहायता से विलोम शब्द का भी नया निर्माण कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? पर्यायवाची। आगे देखिए यहाँ पर ये वाला से उदाहरण दिया हार वाला। तो हार एक अलग चीज है, आपको कोनो भी हार आप मान लो, और उसके आगे हमने क्या उपसर्ग जोड़ दिया? प्रा। अब बन का गया प्रहार। तो ये जो प्रहार शब्द है ये तो ऐसे कोनो दूर दूर तक मतलब नहीं है। हार अलग चीज है और प्रहार अलग चीज है, कोनो फासला है, कोनो मतलब नहीं। ना ये विलोम शब्द है, ना ये पर्यायवाची शब्द है, यानी ये बिल्कुल अलग प्रकार के नए प्रकार का अर्थ इसका आ गया है। बात समझ पा रहे कि नहीं? ठीक। तो हम यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तुम्हारे उपसर्ग हैं, उपसर्ग किस तरीके से नए नए कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। मूल शब्द में जब उपसर्ग आप जोड़ोगे, जोड़ने में जो नया प्रकार का शब्द बनता है वो कितने प्रकार के बन सकते हैं? तो 3 प्रकार के बनेंगे। एक कौन बनेगा? ये पहला वाला विलोम शब्द, और दूसरा वाला पर्यायवाची, तीसरा वाला भिन्न प्रकार का कोनो नया शब्द हो जाएगा, उसका अर्थ है कोनो अलग है। बिल्कुल ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में? आगे देखो इसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं उसे मूल शब्द कहते हैं, तो बता चुके हैं। उपसर्ग जो हमारे जुड़ेंगे उसे मूल शब्द कहेंगे। ठीक है। आगे देखिए, उपसर्ग विधि से बने शब्द मूल शब्द के सापेक्ष 3 तरह के अर्थ निकालता है। इसमें क्या बताया हमने? उपसर्ग विधि से जोड़ रहे हैं। ये देखो जो यार नए शब्द बन रहे हैं, ये नया शब्द बनो कि नहीं? पहले जय रहा है और मैं उपसर्ग जोड़ देनी तो नया शब्द बनेगा कि नहीं?
तो उपसर्ग विधि से जब हम नया शब्द बनाते हैं, और संधि विच्छेद के द्वारा ये तो नया शब्द बन जाता था, पता है कि नहीं। तो उपसर्ग के द्वारा जब हम नया शब्द बनाते हैं तो 3 तरीके के शब्द बनते हैं। कितने तरीके के बनते हैं ना सब? 3 तरीके। कौन? अभी तो बता दिया, एक विलोम शब्द बनेगा, एक पर्यायवाची हो सकता है, और एक विभिन्न प्रकार का हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो पर्यायवाची हमने आपको बताया, ये विभिन्न उदाहरण दिया है, ये पर्यायवाची। और जैसे कि देखो विनाश, तो विनाश कैसे बना है? नाश मूल शब्द है और मैं जोड़ दो पर्यायवाची वी, तो नाश का मतलब क्या होगा? समाप्ति। अब विनाश का मतलब भी तो समाप्ति होती, तुम्हारा नाश हो जाए, गाँव में नाश हो जाए मतलब आदमी मर जाए, समाप्ति हो जाए। और कहते तुम्हारा विनाश हो जाए, तो विनाशों का मतलब तो वही है, ठीक है। तो दोनों यहाँ देख रहे हो क्या पर्यायवाची तो अर्थ आ रहा है, ठीक। आगे देखो विलोम शब्द में देखोगे, विलोम शब्द ये तो उदाहरण बता दिया पराजय वाला। अब देखो विपक्ष, अब इसको कैसे जोड़ोगा? विपक्ष, तो ये पक्ष मूल शब्द है। हम कहते हम तुम्हारे पक्ष में है, मतलब तुम्हारे साथ है। अब वही क्या आगे हम उपसर्ग जोड़ दें, वी लगा दें, तुम तुम्हारे विपक्ष में मतलब दूसरे साइड में विलोम शब्द होगा कि नहीं? पक्ष का विलोम शब्द विपक्ष हो गया कि नहीं? तो यहाँ पर भी देखो चेंज हो रहा है, तो इस तरीके से विलोम शब्द की तरह हो जाएगा। अब ये प्रहार वाला तो बता चुके हैं। एक ही देखो विशेष, एक होता है शेष, अब शेष में वी जोड़ दो, ठीक है। तो शेष का मतलब क्या होता है? जो बचा है वो शेष, अब वी जोड़ दो तो विशेष। दोनों अलग अलग है कि नहीं? विशेष का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही स्पेशल है, तुम हमारे लिए बहुत विशेष हो, मतलब स्पेशल। और शेष का मतलब बचे हुए, तो दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग होगा। ना पर्यायवाची ना विलोम शब्द है, वो तो बिल्कुल नए प्रकार का बन गया ना, ठीक। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? उपसर्ग के द्वारा जब आप किसी नए शब्द को बनाते हो तो वो 3 तरह के शब्द हो सकते हैं। कितने तरह के हो सकते हैं? 3। एक पर्यायवाची हो सकता है, या तो विलोम शब्द हो सकता है, और या तो नया। ज्यादातर जब उपसर्ग के द्वारा शब्द बनाए जाते हैं तो वो ज्यादातर बनेंगे कौन वाले बनते हैं? पर्यायवाची वाले। कौन वाले बनते हैं? पर्यायवाची। बात समझ पा रहे कि नहीं? ज्यादातर शब्द कौन बनते हैं? पर्यायवाची, ठीक है। लेकिन ये भी बनते हैं, क्लियर? बात समझ पाए? अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उपसर्ग जो है हिंदी भाषा में वे कितने होते हैं। तो उसमें तो बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उपसर्ग कहाँ से आए हमारी भाषा में। तो हिंदी भाषा जो है हमारी, ये बहुत ही बढ़िया है। ये क्या करती है? कौनो भी बहुत दयालु है, कौनो भी से संस्कृत है, तो संस्कृत के जो शब्द है वे आकर के हिंदी भाषा में मिल गए। अंग्रेजी के कुछ शब्द होते हैं तो कहाँ मिला लीजिए है हिंदी भाषा में। और उर्दू फारसी बीच में मुस्लिम लोग आ रहे हैं, ठीक। तो उर्दू फारसी के शब्द यहाँ पर आके से पानी वगैरह है। ज़्यादातर आप लोग देखो तो बहुत सारे शब्द आप उर्दू के बोलते हो, तो पानी है ये क्या है? उर्दू का शब्द है कि नहीं? क्लियर? तो इसे हिंदी का शब्द क्या होता है? नीर, जल होता है, सॉरी नीर बोलना है, जल होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आप देखोगे तो मेन आप उर्दू के भी शब्द उसमें होते हैं बहुत ज़्यादा। यानी हिंदी जो हमारी भाषा है इसमें बहुत सारे शब्द उर्दू के होंगे, बहुत सारे शब्द उसके अंग्रेजी के होंगे, संस्कृत के होंगे, इनके सबके मिला करके हमारी हिंदी जो है सभी को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। तुम आओ हमारे साथ जुड़ जाओ, अब हम हिंदी बना लेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर यहाँ पर उपसर्ग की बात करेंगे तो उपसर्ग जो है कहाँ से हमारे मतलब हिंदी भाषा में दिए गए हैं, तो उसको समझ लेते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग जो है वो टोटल 22 हैं। कितने हैं? 22। कुछ किताब वाले इसमें 21 बताते हैं, लेकिन आप 22 मान करके चलोगे, ठीक है। आगे देखिए हिंदी के जो उपसर्ग है वो कितने हैं? तो उनकी संख्या 13 है। हिंदी के टोटल उपसर्ग कितने हैं? 13। हिंदी के कितने हैं? 13। आगे देखिए अंग्रेजी के कुल 6 उपसर्ग हैं। अंग्रेजी के कितने हैं? 6। और अरबी और फारसी के कुल 19 उपसर्ग हैं। तो पहले याद रखोगे संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं? संस्कृत के 22 हैं। संस्कृत के 22। हिंदी के कितने हैं? 13। हिंदी के कितने हैं? 13। हिंदी के 13। अंग्रेजी के 6। अंग्रेजी के 6। अंग्रेजी के 6। और बचेगा कौन सा? अरबी और फारसी, इसके कितने हैं? 19। तो 22, 13, 6, 19, ठीक है। 22 किसके हैं? संस्कृत के, सबसे ज़्यादा संस्कृत के, फिर हिंदी के 13, फिर अंग्रेजी के सबसे कम 6, फिर उर्दू फारसी अरबी फारसी के 19। याद रहेगा कि नहीं? तो इतने, इनमें सभी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक, सबका अर्थ भी पढ़ना है। आज हम लोग केवल संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे, वो भी संस्कृत के पूरे यहाँ पे नहीं हो पाएंगे क्योंकि बोर्ड इतने भर गया पूरा, ठीक है। तो संस्कृत के हमें पूरे नहीं, क्योंकि इसके उदाहरण भी हम आपको बता रहे हैं ना साथ में, तभी इसमें थोड़ा समय लग रहा है, इतना ज़्यादा नहीं तो एक साथ पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं ये याद कैसे रखोगे? तो देखो बगैर ट्रिक की सहायता से आप इसको याद नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक है, ठीक है, आप उसकी द्वारा याद कर लोगे इसको, हैं। देखो ये इतने ज़्यादा शब्द हैं कि आप वैसे किताब में डायरेक्ट लिखा रहता है, और डायरेक्ट वहाँ लिखा रहता है, कैसे याद करोगे उसको? बार बार पढ़ के नहीं याद होगा। तो याद करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक ये है, इसके द्वारा आप इसको याद करोगे। याद कैसे रखोगे? एक लड़का है, उसका नाम है पान। क्या नाम है? पान। पान नाम का लड़का है, वो 10वीं में पढ़ता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? पान नाम का लड़का है, वो कहाँ पढ़ता है? ये ट्रिक याद रखो। क्या लड़के का नाम है? पान, ठीक है, ठीक। ये ट्रिक जो है फनी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप ऐसे याद रखोगे। आप इस शब्द को याद कर लीजिए, संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं उसको याद करने के लिए ये जो ट्रिक के लिए एक ये वर्ड है ये आप याद कर सकते हो।
जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम आपको ट्रिक दे देंगे, ठीक है। तो क्या नाम है, पान नाम का लड़का, पान नाम का लड़का 10वीं में पढ़ता है, पान नाम का लड़का 10वीं में पढ़ता है, ठीक, पान नाम का लड़का 10वीं में पढ़ता है, पान नाम का लड़का 10वीं में पढ़ता है, याद रहेगा कि नहीं। तो संस्कृत की जो उपसर्ग हैं उनको 22 को याद करने के लिए आपको बस इतना शब्द याद रखना है, पान नाम का लड़का 10वीं पढ़ता है। और इतना याद रखना कि जो पान है वो अंग्रेजी में लिखना है, और नाम का लड़का एक हमारा छोट छोट लिख दी नाम है, और 10वीं, या अगर यूँ ना याद रहा है तो तुम पान 10वीं याद कर लो, ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं, तो अपन वो याद कर लो, ठीक। तो केवल आपको इसको अंग्रेजी में लिखना है और ये बाकी बीच में हिंदी में लिखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से कौन कौन उपसर्ग। तो सबसे पहले देखेंगे पी लेटर, पी, तो पी से कौन कौन उपसर्ग कितने हैं, तो पी से कुल 4 उपसर्ग हैं, कितने हैं, 4। यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, ये पी से जितने उपसर्ग हैं एक साथ लिख दिया है, ए से जितने उपसर्ग हैं उनको एक साथ लिख दिया है, एन से उनको एक साथ, डी से एक साथ, यू से एक साथ, यस से एक साथ और वी से एक साथ। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो पी से देखोगे तो 4 उपसर्ग है, पी से कितने हैं, 4। ए से जो है 7 यहाँ पे होते हैं मेन, लेकिन एक और मान लिया गया है बड़ा आ, ठीक है, तो वो 8 हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। वैसे अगर देखा जाए तो 21 या 22 माना आता है, कुछ किताब 21 बताते हैं संस्कृत में, कुछ 22, तो आप 22 ही मान करके चलो, तो जोड़ लिया था इसमें, तो इसमें 7 या 8 मान लेंगे इसमें, ठीक। आगे देखिए यन से कितने हैं, 3, यन से कितने हैं, 3, और डी से 2, और यू से 2, और यस से 2, और वी से 1, ठीक, बात समझ पाए, ठीक है। अब बाकी इनको जोड़ लेंगे, यो वाला 8 कर लेंगे तो ये 22 हो जाएंगे, वैसे 21 रहेंगे, हैं, ठीक, जो भी अपना देख लेना, हमने बता दिया है। इसी तरीके से कुछ किताबों में 21 दिया है, कुछ किताबों में 22 दिया है, क्लियर, संस्कृत के उपसर्ग। तो मेन जो आंकड़ा है सही वाला है वो 22 है, सही वाला कौन सा है, 22, ज़्यादा मान्यता 22 को दी गई, ठीक है। तो अब पहले देखेंगे पी वाले जो है उनको याद कर लेते हैं। पी से पान है, तो पहले पी से कौन कौन है, तो एक साथ इनको पढ़ेंगे, एक साथ हमने लिख दिया, इसको 2-4-10 बार आप घर पे बोलोगे, याद हो जाएंगे। तो पी से कौन है, तो इसको पढ़ोगे कैसे, प्रा परा परी प्रति, एक साथ बोलोगे, प्रा परा परी प्रति, प्रा परा परी प्रति, प्रा परा परी प्रति, प्रा परा परी प्रति। तो पी से कौन हो जाएगा, 4, प्रा परा परी प्रति, प्रा परा परी प्रति, पी से कितने, 4, प्रा परा परी प्रति, ठीक, प्रा परा परी प्रति, ठीक, याद रहेगा कि नहीं। इसको घर में अपना रिवीजन करना इसे बोल बोल के, पी से 4 उपसर्ग, पी से कितने हैं। अब यन पर देखो डबल ए आ गया, कितने आ गया, डबल ए है कि नहीं। तो ए से देखेंगे तो कितने हैं, 7 या 8 मान सकते हैं, 7 या 8। इनको कैसे याद करेंगे, तो इनको भी देख लेते हैं। तो इनको क्या करेंगे आप, 4-4 करके याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखो कैसे याद करोगे, अति अधि अनु अप, कैसे याद करोगे, अति अधि अनु अप, बोलते रहो घर पे याद करना, अति अधि अनु अप, अति अधि अनु अप, ठीक, कैसे याद करेंगे, अति अधि अनु अप, अति अधि अनु अप, अति अधि अनु अप, अति अधि अनु अप। आगे 4 याद हो गए कि नहीं, अति अधि अनु अप। आगे फिर देखिए अभी अव अपि, अभी अव अपि, अभी अव अपि, और इसमें बड़ा भी जोड़ दिया था लास्ट में, ठीक है। तो अभी अव अपि, अभी अव अपि। तो पहले 4 फिर शुरू कर याद करो, क्या नाम है, अति अधि अनु अप, अति अधि अनु अप, अति अधि अनु अप, अति अधि अनु अप। फिर अभी अव अपि, अभी अव अपि। अब इसको घर में आप लोग याद कर लेना इसको, ठीक है, क्लियर। इसको 2-4-10 बार घर में बोलोगे तो याद हो जाएगा, क्लियर। और ये मैं देखो लास्ट में बड़ा आ भी होता है, तो उसको भी ऐसे बड़ा नहीं आता, ये वाला है, ठीक, ये इसको भी मान लिया आता है, तो उसको भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, 4-4 करके याद हो जाएंगे, ठीक, याद हो जाएगा नहीं। तो पहले पी वाले फिर ए वाले, अब बचेगा यन वाला। तो नियन वाला तो बिल्कुल सरल, 3 है, कितने हैं, 3। तो 3 कौन है, नी निर निस, एक जैसा, नी निर निस, एन से कौन है, नी निर निस, नी निर निस, नी निर निस, नी निर निस, याद हो जाएगा। बस इसी को याद करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको ज़्यादा बार बोल लेना, ठीक, ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा बार बोल लेना उसको। और ये कौन हो जाएगा, यन से नी निर निस, नी निर निस, याद हो जाएगा, यन से ये उपसर्ग मिल जाएंगे तुम्हें। आगे देखिए डी से देखिए, तो इसका एक का जैसा नाम है दुर्दुस, डी से क्या हो जाएगा, दुई है केवल, दुर्दुस, 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 दुई है केवल, दुर्दुस, ठीक। डी के बाद फिर कौन आ जाएगा, यू। इधर वाले सब में लगभग 2-2 है, लास्ट वाले में बस एक। यू से कौन हो जाएगा, उद उप, उद उप, उद उप, उद उप, उद उप, ठीक, यू से उद उप। आगे देखिए यस से देखिए, तो सुसम, सुसम, सा से क्या हो जाएगा, सुसम, सा से सुसम। अब वा से वी, वा से वी, बस खत्म, 22 खत्म है। ऐसे आप याद करना। बाकी अगर ये एक साथ तो मैं ऐसे लिख देता कि देखो ये होते हैं, इनको तुम याद नहीं कर पाते,
तो याद कैसे करना है आपको हमने बता दिया। अब यही 2 4 10 बार घर में आपको बोल देना है और आपको ये याद हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो अब आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब इनका क्या करेंगे, देखो अब ये 2 उदाहरण लिखे हैं तो आज की वीडियो में हम केवल इनको पढ़ेंगे। देखो जो प्रा वाले हैं और ये सॉरी पी वाले हैं और ए वाले हैं, इनके उदाहरणों को देखेंगे और इनका क्या करेंगे हम लोग, एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे उपसर्ग को तोड़ देंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? एक तरीके संधि तो यही, वो इसको भी तोड़ना संधि के तरीके तो आएगा कि नहीं है, तो हम लोग तोड़ करके इसको देखेंगे। तो देखो इधर पहला जो है भाई, पहला शब्द जो नीले से करते हैं भैया, कहाँ गया नीला पेन हमारा। देखो इसका अगर तोड़ेंगे तो ये होता है, देखो ये 3 शब्दों में टूटता है, प्रा धन उत धन ज्वल। ठीक है, ऐसे टूटता है ये। ठीक है, प्रा धन उत धन ज्वल। ठीक, आगे देखिए इसको तोड़ेंगे तो प्रज्वल कैसे टूटता है, प्रा धन उत धन ज्वल। क्लियर? ठीक है, ये इसका होता है। आगे देखिए ये प्राचार है, प्रा धन आचार। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने इधर बता दिया है प्रा का अर्थ क्या होता है, आगे या फिर अधिक या फिर ज्यादा। अधिक का मतलब ज्यादा, ये सब हो जाएंगे कि नहीं, तो प्रा का अर्थ यही होता है। ठीक है, बात समझ रखनी। अब देखो यहाँ पर अगर देखो जो प्राचार, तो आचार का मतलब कौन होता है, शिक्षक। अब प्रा लगा देंगे तो शिक्षक, ज्यादा बड़े वाले शिक्षक, ज्यादा बड़े वाले सबसे बड़े, सबसे ऐड हो जाएंगे नहीं, तो हो जाएंगे प्राचार है। तो ऐसे आप इनका अर्थ घर पे निकालोगे, अर्थ हम नहीं बताएंगे। ठीक है, बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं, तो इसको अपना घर में देखो। आगे देखिए प्रेत, तो प्रेत का हो जाएगा प्राधन इत। प्राधन इत, प्रेत का क्या हो जाएगा, प्राधन इत। आगे देखिए प्रबल, प्राधन बल। देखो ये सब उपसर्गे तो आ रहे हैं, सब प्रा वाला आ रहा है कि नहीं, कौन आ रहा है, प्रा वाला। यही प्रा तो पहला पढ़ा है हमने। अब प्रा का अर्थ क्या होता है, आगे अधिक। प्रा का अर्थ क्या होता है, आगे अधिक। तो प्रबल, ठीक है, प्रा मतलब अधिक, अब बल का मतलब जिसके पास ज्यादा बल है तो वो प्रबल हो जाएगा है, कि प्रबल इच्छा हो रही है? बात समझ रहे? आगे देखिए प्रा, तो इसका तो बिल्कुल सरल है, प्रादान। आगे देखिए, आगे देखिए ये तो बिल्कुल सरल है। अरे भाई ये क्या कर रहा है, देखो आगे, आगे देखो फिर कौन सा, पराजय। तो परा धनजय। अगला देखो ये परा शब्द आया कि नहीं, परा का अर्थ होता है विपरीत। नहीं, परा जिसमें प्रत्यय लग जाएगा ना उसका अर्थ है बदल देता है। ठीक है, बताया था कि नहीं, पराजय। तो परा ये प्रत्यय आया कि देखो, परा था दूसरा वाला तो ये वाला आ गया, परामर्श। परामर्श। आगे देखिए पराधन विद्या, पराधन विद्या। आगे देखिए पर्यावरण, तो यहां से देखो अब ये वाला चलेगा, परि। परि मतलब होता है चारों तरफ है, तो परि, पर्यावरण का क्या होगा, परिधन आवरण। पर्यटन, परिधन अटन। परिच्छेद, परिधन छेद। अच्छा, परिच्छेद जो है ये संधि में पढ़ाया था। अब कौन सी संधि है ये तुम लोग बताओ, इसमें कौन सी संधि है? ठीक है, ये तुम लोग बताओ। परिवार, परिधन वार। आगे देखिए परिणय, परिणय, ये भी सब संधि है एक तरीके से। तो परि धन नय, ना हो जाएगा ना करना। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, परिणय, परिणय। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। आपको इधर, अच्छा इधर भी है, प्रत्याशा। तो प्रति माने होता, देखो प्रति माने होता आगे भी होता है,
प्रति माने विपरीत भी होता है, प्रति माने प्रत्येक होता है, प्रति माने हरेक भी होता है। क्या होता है? हरेक। ये सब बहुत सारी अर्थ हैं इसके प्रति के, तो अपना उसके शब्द के अनुसार इसका अर्थ आप निकाल सकते हो। ठीक है, लगा सकते हो। देखो प्रत्याशा तो प्रतिधन आशा, ठीक है। आगे देखिए प्रत्युत्तर तो प्रतिधन उत्तर, प्रत्येक प्रतिधन एक, हो जाएगी नहीं। प्रत्यर्पण तो प्रतिधन अर्पण, प्रतिधन अर्पण। प्रतिकूल तो प्रतिधन कूल, ठीक है। बना लोगे इनका अर्थ घर पे आप लोग देख लेना, मिला के इसको अपना। ठीक है। जिनको ज्यादा मेहनत करनी है, अभी अर्थ बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आगे देखते हैं फिर। अगला देखो इधर अति। अब अगला देखो, यहाँ तक हमने बता दिया प्रा वाले लगभग सारे खत्म हो गए। अब हम लोग देखेंगे ए वाले। ठीक है, ए वाले कौन कौन है? तो ए वाले अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, अपि। ठीक है, इसको अपना याद करना घर पे जाकर के। तो सबसे पहले देखो अति माने होता है ज्यादा। अति माने क्या होता है? ज्यादा। अति नहीं, घर पे बहुत ही अति कर रहे हो। अति है, अति वर्जित हो। कहा थे गद्दी हाथ वाले। अति माने ज्यादा, कोनो भी काम की ज्यादा कर रहे हो। ठीक है। अति माने परे भी होता है, परे मतलब दूर। ठीक है, क्लियर। कहते तुम्हारी पहुंच से परे है, ये बात है क्लियर, बहुत दूर है, तुम्हारे दिमाग में। तो अत्याचार तो इसका क्या हो जाएगा? अति आचार। अत्यल्प अतिधन अल्प, अतिधन अल्प। ठीक है। अत्यंत अतिधन अंत। अर्थ इनका निकाल लेना, जैसे अतिधन अंत। अति माने बताया ज्यादा, अंत मतलब पास में, अंत से समाप्त है भाई, समाप्त होने वाला है। अत्यंत क्या अत्यंत होता है कि नहीं? अत्यंत अत्यंत मतलब देखिए अंत बहुत ही निकट है, पास में है। ठीक है। अति उत्तम, अतिधन उत्तम। दिख रहा है उधर, दिख रहा है ना वीडियो? इधर वाला अभी बाकी है, अभी बता देना फिर। अति शीघ्र तो अतिधन शीघ्र। ठीक। अतिशय अतिधन शय। ठीक है। आगे देख लेंगे अधि का मतलब होता है प्रधान या फिर श्रेष्ठ। बात समझ रहे हो कि नहीं? अधि का मतलब क्या होता है? प्रधान। ये गांव के प्रधान नहीं। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? श्रेष्ठ व्यक्ति जो, बात समझ रहे हो कि नहीं? प्रधान का मतलब जो बड़ा हो हर चीज में, समझ रहे हो कि नहीं? तो प्रधान, ठीक, या श्रेष्ठ। अधि का मतलब क्या है? प्रधान या श्रेष्ठ। जैसे यहाँ देखो अध्यक्ष, अध्यक्ष का क्या हो जाएगा? अधि धन अच। ठीक है। अध्यादेश, अध्यादेश तो अधि, पॉलिटी पढ़ाई ना, अध्यादेश। अधि धन आदेश, यानी सबसे श्रेष्ठ आदेश है ये। ठीक है। राजा महाराजा लोग देते हैं, अब राजा महाराजा खत्म हो गए तो सरकारें देंगी अध्यादेश है। आगे देखिए अध्यापक, अधिधन आपक, व्यापक नहीं हो जाएगा। अधीन, ईन। अधिकार, अधिधनकार। अधिमास तो ये लिखा अधिमास, अधिधनमास, अधिनियम, अधिनियम। ठीक है, ये बना लेना, वो हम नहीं बताएंगे। आगे देखिए यहाँ पे देखते हैं आप, अनुमाने होता है पीछे। अनुमाने क्या होता है? जैसे कुछ लड़कन का नाम होता है अनुज। ठीक है, नाम होती है अनुज। अनुमाने पीछे, जा माने भाई, पीछे वाला भाई, ये छोटा भाई है। ठीक है, अनुज नाम होते कुछ लोगों के। तो देखो यहाँ पर अनुमाने क्या होता है? पीछे है। अनुमाने समान भी होता है। अनुमाने क्या होता है? ठीक। अब यहाँ पर देखो इसको बनाएंगे अन्वय, तो इसका क्या बनेगा? अनुधन अय। ठीक है, आगे देखते हैं, यही तो। अब देखो
ये या संधि भी पढ़ा ही रहा, देखो आ का वाह होगा, आधा ना होगा, कौन संधि है? व्यंजन संधि है। अब देख क्या कौन संधि? अन्विच्छा, ठीक है, अनु धन इच्छा, ठीक है, यहू संधि एक क्या संधि है दोनों ये। अन्वेषण, अनुधन एषण, एषण, ठीक है, ट्रिक नहीं बता ही रहा है। या वारा वाली है, अनुज, अनुधंजा, अनुकूल, अनुधनकूल, ठीक है, बन जाएगा कि नहीं? आगे अगले देख लेते हैं, इधर वाले। अच्छा अभी इसको घुमाना पड़ेगा, दिख रहा है? चलो अब देखते हैं। देखो अब इधर बनाएंगे अप। अप माने होता है बुरा और या हीन, ठीक है, बुरा या हीन। तो अप का मतलब देखिए, इसका तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अप धन मान, मान से मतलब होता है मान सम्मान है। अप मतलब होता है बुरा, अब बुरा मान सम्मान जिक्र कर दी जाए, बुरा सम्मान का कोई अपमान कहिए, वही तो कहिए। आगे देखो अपकीर्ति, अपधन कीर्ति, अपयश, अपधन यश, अपधन व्यय, अपव्यय है, अपधन व्यय, व्यय माने तो सब लोग जानते हो कि नहीं? खर्च होती। अपशगुन, अपशकुन, ठीक है, अपधन शकुन, अपधन दर्श, अपदर्श, बन जाएगा नहीं? अब ये देखें ये वाले अभिमाने, अभिमाने होता है पास या सामने, क्योंकि दो 4-10 बार घर में इसको बोलोगे तो याद हो जाएगा। अभिमाने क्या होगा? पास या सामने, अभिमाने पास या सामने। अब देखो अभिप्सा, अभिधन, अभिधन पेप्सा, अभिधन इप्सा, ठीक है, अभ्युदय, अभिधन उदय, अभिधन उदय, अभीष्ट, अभिधन ईष्ट, ठीक, बड़ी बना थी का, बड़ी बना थी। अभ्यास, अभियास, अभिमान तो अभिधन मान, ठीक है, हो जाएगी नहीं? आगे देखो अगला कौन सा है भाई? अगला कौन सा है? अब वाला। अब का मतलब भी बुरा होता है। अब का मतलब क्या होता है? बुरा। अब का मतलब बुरा। देखो अभिमान तो बना ही लोगे हैं, ईस्ट में छोटी का होता है शायद, देख लेना इसको, छोटी होती है। अब आगे देखो अब का मतलब बुरा या हीन। इसका मतलब क्या है? अब का मतलब भी होता है बुरा या हीन। तो अवज्ञा, अवधन्या, ठीक है, अवधनगुण, अवगुण, बन जाएगा नहीं? अवतार तो अवधन चार, इतना सरल है वो। अपी माने होता है भी। अपी माने क्या होता है? भी। अपी माने भी। इसका उदाहरण अपितु, अपिदंतु, ठीक है। अपिधान लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? ये तो नहीं लिख रहा, कुर्सी तो नहीं दिख रहा इसमें। अपिधान, तो अपिधान का क्या हो जाएगा? अपिधन धान, क्या हो जाएगा? आगे देखो ये अलग से रहता है, कभी कभी मान लिया था इसका संस्कृत का, कभी कभी इसको नहीं माना था, तो लिख दिया यहाँ पर आ, ठीक है। आ का मतलब होता है तक, आ तक। आ का मतलब क्या होता है? तक, ठीक है। और एक और होता है से या पर्याप्त, से पर्याप्त, ये भी अर्थ होता है। हाँ पर्यंत, सॉरी पर्याप्त बोल रहे हैं, से या से पर्यंत, ठीक है। और आ का असली मतलब क्या है? तक। आ से मतलब क्या होता है? तक, ठीक है। जैसे एक शब्द होता है आमरण, आमरण, मैं अन्ना हजारे का, तब तक अनशन रखेंगे, आमरण अनशन। आमरण मतलब जब तक तुम्हारी बात नहीं बनी हो
तो हम आमरण अनशन रखे हैं। आमरण का मतलब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक मर नहीं जाएंगे, ठीक। आमरण, आमरण, मरण मतलब मरना, आ मतलब तक, मरने तक वाला आंसर, ठीक है। आमरण है, आमरण मतलब समझ रहे हो कि नहीं, मरने तक। जैसे आजीवन, पूरे आजीवन मतलब जीवन तक, पूरा जीवन जब तक चलेगा, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं। आगे देखो, आगार, ठीक, आधन गार, आमरण बता दिया कि नहीं, आधन मरण, आहार, आधन हार, ठीक है। ये आहार तो खाने वाला हो जाए, अलग अर्थ बदल रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप इनको भी बना लेना। बाकी अब देखो यहाँ तक हमने आपको बता दिया है 4 ये वाले पी और ए वाले। अब कल के वीडियो में ये सारे कंप्लीट कर देंगे, ठीक। और हिंदी के उपसर्ग भी कल हम आपको समझा देंगे, ठीक है। फिर बाकी बचेंगे कितने हैं, फिर अंग्रेजी बचेंगे, अरबी फारसी वाले बचेंगे, वो खत्म कर देंगे। 3 वीडियो में आपके उपसर्ग समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, अपना इसको नोट करके बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। क्लियर, देखो उम्मीद करते हैं कि इसका जो जल्दी PDF बना करके हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, ठीक है। क्लियर, तो वहाँ से आप इसका PDF भी देख सकते हो। क्लियर।